वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि प्री और मेंस दोनों में जो है वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर बेस्ड है। इससे हमें ये भी क्लियर होगा कि किस तरह से जो वो न्यूज़पेपर्स हमें हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम में, स्पेशली प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो 5 नवंबर की है, जिसमें ये कहा गया था या यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो ये रिसेंटली जो है वो एक न्यू रूल जो है वो निकाला है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यूपी टू सेट अप इट्स ओन पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करने के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने जो है वो अपना एक अलग से पैनल बनाया है। और इस पैनल में इंक्लूड होंगे रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि इसको चेयर करेंगे, और साथ में जो है वो ये यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव भी इंक्लूड करेगा। तो इसके रिगार्डिंग पॉलिटिकल जो पॉइंट है, एस्पेक्ट है, हम उसको छोड़ सकते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो है वो पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, एंड आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है वो डील करता है यूपीएससी के साथ। प्लस एक फैक्ट और याद रखना कि ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें तो 312 आर्टिकल है जो लिंक करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ। और पावर जो है वो, अगर मान लीजिए कोई न्यू सर्विस बनानी है तो उसकी जो पावर है वो राज्यसभा के पास होती है, यानी कि जो सबसे पहले जो रेजोल्यूशन है या बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ये राज्यसभा की जो वो स्पेशल पावर है, इसको भी हम जो वो साथ में क्लियर कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इस न्यूज़ के साथ लिंक करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 315 जिसमें मैंशनड है या जो डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, बोथ एट यूनियन लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल। देन उसके बाद आर्टिकल 316 जो टर्म ऑफ ऑफिस बताता है। और एक फैक्ट यहाँ पर क्लियरली याद रखना है कि जो आपका यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, ठीक है, या फिर जो मेंबर्स हो गए वो चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है वो दोबारा कोई और पोस्ट जो है वो नहीं ले सकता। आर्टिकल 317 जो है वो लिंक करता है यहाँ पे रिमूवल एंड सस्पेंशन, और इनका जो रिमूवल एंड सस्पेंशन है वो सिमिलर है, उसका जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो आपका पार्लियामेंट से पास होगा तभी रिमूव किया जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो ऑफिस हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऑफिस क्या है, इंडिपेंडेंट है। देन उसके बाद आर्टिकल 323 यानी कि 323 जो आर्टिकल लिंक करता है, ये रिपोर्ट्स के साथ लिंक करता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूनियन लेवल पर अगर हम बात करें तो यूपीएससी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और स्टेट पब्लिक जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा वो जो देता है रिपोर्ट वो देता है गवर्नर को। और फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो दोनों जो है वो हाउसेज में जो है वो लाइक गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो रिपोर्ट को रखेगा, और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट रखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, और एक न्यूज़ से जो है वो इस तरह से हम जो है वो हम कंसेप्ट क्लैरिटी कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विंटर सेशन जो है वो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। तो यानी कि सेशन ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक आर्टिकल लिंक करता है, दैट इज़ और आर्टिकल 85 जो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, समन कर सकता है पार्लियामेंट के लिए, कि पार्लियामेंट को जो सेशन अटेंड करना है उसके लिए जो है वो सबसे पहला जो समन किया जाता है दैट इज़ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट हमें क्लियरली याद रखना है वो ये कि कोई फिक्स कैलेंडर सेशंस के लिए नहीं है। पार्लियामेंट्री जो सेशंस है उनके लिए कोई फिक्स सेशन नहीं, पार्लियामेंट्री सेशंस के लिए कोई भी फिक्स जो है वो कैलेंडर नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड याद रखना है कि ये सिर्फ कन्वेंशन है कि 3 सेशन जो है वो साल में होंगे। मतलब हमारे संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कोई कितने सेशंस होंगे, ऐसा कुछ भी है क्लियरली मेंशन नहीं है। लेकिन ये कन्वेंशन है कि पार्लियामेंट को जो है वो साल में 3 बार मिलना है, यानी कि बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। बजट सेशन की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट सेशन होता है, ये जनवरी एंड से शुरू होकर मई के फर्स्ट वीक तक चलता है। मानसून की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त में, और विंटर सेशन की अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर में। सेशंस का मतलब हो गया कि पार्लियामेंट इस टाइम पे काम करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे संविधान में मेंशन्ड है। सबसे पहला ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को साल में 2 बार मिलना है, यानी कि पार्लियामेंट को हमारे संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी जो सेशंस होंगे उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि पार्लियामेंट 2 बार जो है वो मिलती है। इनडायरेक्टली हमें यहाँ से ये मैसेज मिल जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है वो है अर्जर्नमेंट का। अर्जर्नमेंट मतलब हो गया कि टर्मिनेशन ऑफ द सिटिंग
ऑफ द हाउस कि जो हाउस की सीटिंग है उसको टर्मिनेट कर देना फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आज का काम खत्म हो गया तो अब कल या नेक्स्ट वीक होगा। देन अर्जमेंट साइंड आई का मतलब हो गया अनिश्चित काल के लिए। जब जो है वो सिटिंग को टर्मिनेट किया जाता है अनिश्चित इंडेफिनिट टाइम के लिए तो उसको कहा जाता है अर्जमेंट साइंड आई। देन उसके बाद प्रोरोगेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया एंड ऑफ द सेशन। मतलब अब हमारा जो है वो सेशन का काम खत्म हो गया है तो इसलिए अब सेशन को खत्म कर दिया गया। और प्रोरोगेशन की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो अर्जर्नमेंट और अर्जर्नमेंट साइंड आई है ये कौन करता है, इसकी पावर किसके पास होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म से है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इन यूपीएससी। अब यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं और ये इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल भी है और इसमें क्लियरली मैंशनड है। सुप्रीम कोर्ट ने के वर्डिक्ट ने अपहोल्ड किया है यूपी मदरसाज एक्ट, जो कि एक तरह से माइनॉरिटी राइट्स के साथ लिंक करता है। और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, पूरे के पूरे जो एक्ट था उसको कैंसिल कर दिया था एक तरह से, और ये कहा था कि ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो सेकुलरिज्म है उसको इफेक्ट कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जो बहुत सारी जो है वो डिसीजंस या बहुत सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ जा रहा है तो वो उसमें नहीं लिंक होगा। ऑर्डिनरी लॉज के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इन केस तब तक नहीं होगा जब तक वो इफेक्ट नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है, और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आर्टिकल 26। तो यहाँ पर इस टॉपिक से जो जो हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं तो सबसे पहला तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंसेप्ट इंक्लूड हो रहे हैं। और ऑलरेडी यूपीएससी में बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद केशवानंदा भारती केस को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, 1973 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आर्टिकल्स हमें जो पढ़ने हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 एक तो हमें ये पढ़ना है। देन उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों भी हम साथ में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी से लिंक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कंसेप्ट आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है सबसे पहला पॉइंट दैट इज योर सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म में सबसे पहले आते हैं आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर दो तरह का कंसेप्ट अप्लाई होता है जिसमें एक तो होता है कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन और स्टेट को दोनों को सेपरेट कर देना। देन दूसरा कंसेप्ट आता है न्यूट्रल गवर्नमेंट टू ऑल रिलीजन्स, जिसमें कहा गया सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव ये दूसरा पॉइंट आता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेकुलर कंसेप्ट को फॉलो करता है जिसमें ये कहा गया है, यानी कि भारत जो है वो एक सेकुलर नेशन है और भारत जो है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। दैट मीन्स रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स, और इस कंसेप्ट को कहा गया पॉजिटिव सेकुलरिज्म। और जो दूसरे वाला कंसेप्ट होता है जो जिसमें जो है वो स्टेट सेपरेट रहती है बिल्कुल, उसको कहा जाता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। अभी सेकुलर जो वर्ड है वो हमारे संविधान में ओरिजिनली मेंशन नहीं था। पहला पॉइंट तो याद रखना कि सेकुलर वर्ड हमारे संविधान में ओरिजिनली मेंशन नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि सेकुलर वर्ड डायरेक्ट डिफाइन भी कहीं नहीं है। अब जो हमें याद रखना है इसके यहाँ पर पॉइंट, सबसे पहला कि जो सेकुलर वर्ड है वो हमारे प्रेम्बल में ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1976 में। यहाँ पर दो और वर्ड्स को ऐड किया गया है, वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ से हमें ये भी क्लियर होता है कि अगर प्रेम्बल में कोई वर्ड ऐड किया जा रहा है दैट मीन्स प्रेम्बल को जो है वो अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर होता है। इसके बाद जो आर्टिकल्स लिंक करते हैं सेकुलरिज्म के साथ, तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 14 जो लिंक करता है राइट टू इक्वालिटी के साथ। और उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, और एक आर्टिकल और आता है दैट इज आर्टिकल 51 है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। ये सभी लिंक करते हैं आपके सेकुलरिज्म के साथ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है केशवानंदा भारती केस, जिसमें जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बताया था कि कोई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करके भी नहीं हटा सकती। अगर कोई भी लॉ या कोई भी ऑर्डर जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा इन केस ऑफ योर फंडामेंटल राइट। और ये जो है मेंशन किया गया आर्टिकल 13 में। काफ़ी बार ये आर्टिकल 13 भी जो है वो पेपर में पूछा जाता है। देन उसके बाद बोमई केस, ये 1994 में हुआ था और इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो आपका सेकुलरिज्म का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है केशवानंद भारती केस में, इसको एलोबरेट किया था और ज़्यादा। देन उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है मेंस का और इसका आंसर जो है आप जो है वो हमें जो है वो हमारे टेलीग्राम यूज़र नेम पर भेज सकते हैं।
और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन जो हमारा टेलीग्राम के लिंक है वो भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी हैव अराउंड 8,000 मेंबर्स, 8,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास टेलीग्राम पे। आप चेक कर सकते हैं, हम डेली एमसीक्यूज करते हैं। इवन लाइक पीडीएफ फाइल भी जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि हाउ इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तो इससे क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट दोनों जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और 150 वर्ड्स में जो है आपको ये लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ये जो है वो वाई द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द यूपी मदरसाज एक्ट 2004। तो ये कहीं ना कहीं उससे लिंक करता है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। ये भी सेकुलरिज्म का कंसेप्ट के अंडर कवर होगा पूरा का पूरा। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ओलंपिक के रिगार्डिंग है कि भारत ने जो है वो ये लेटर सबमिट किया है, ठीक है, टू इंटेंड टू होस्ट 2036 का जो ओलंपिक होगा उसको, यानी कि 2036 के ओलंपिक को होस्ट करने का जो है वो भारत ने भी जो है वो रिक्वेस्ट किया है, या लेटर जो है वो ओलंपिक जो कमेटी है उसको भेजा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉइंट याद रखना है कि टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, उसमें 5 न्यू स्पोर्ट्स को ऐड किया गया, जिसमें आपका सर्फिंग, ठीक है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लिम्बिंग या क्लाइंबिंग सॉरी नो, देन उसका कराटे और बेसबॉल, ये जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जहाँ पर भारत ने जो है वो लेटर सबमिट किया है वो 1894 में बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो है वो गार्डियन है ओलंपिक गेम्स की। देन उसके बाद ओलंपिक्स के बेसिक फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना कि ओलंपिक जो वर्ड है ये ओलंपिया यानी कि ग्रीस ओरिजिन है, और ये सबसे पहले जो है वो 776 यानी कि 776 BC में जो है वो ओरिजिनेट हुए थे। ओलंपिक इतने पुराने हैं। लेकिन उसके बाद एक फैक्ट यहाँ पर आता है, और ये लिंक करते हैं ग्रीक कल्चर के साथ और ग्रीक रिलीजन के साथ। उसके बाद इनको अबॉलिश कर दिया गया था 393 AD में, जो एम्परर थे थियोडोरियस, इन्होंने जो है वो उसको क्या कर दिया था, एक तरह से अबॉलिश कर दिया था। लेकिन उसके बाद रिवाइव्ड हुए हैं 19th सेंचुरी, लेट फेज ऑफ द 19th सेंचुरी में रिवाइवल हुआ है। उसके बाद अपकमिंग इवेंट्स की अगर हम बात करें तो विंटर ओलंपिक्स जो है वो 2026 के इटली में होंगे, समर ओलंपिक्स जो है वो 2028 के यूएसए में होंगे, और समर ओलंपिक 2032 के ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिक फैक्ट के साथ लिंक करके पूछा जा सकता है। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग न्यूज़ है ये कि दिल्ली होस्ट करेगा 12th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला की पॉइंट हमें याद रखना है कि चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 4 कंट्रीज है जिसके साथ ये रीजन बॉर्डर शेयर करता है। इधर वाली साइड पे भूटान, यहाँ पर चाइना हो गया, ठीक है, यहाँ पर नेपाल भी है। अगर हम सिक्किम को इंक्लूड कर रहे हैं तो हम इसको भी मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें म्यांमार, बांग्लादेश, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इंक्लूडिंग नेपाल, जिसके साथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो है वो रीजन बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग हम और पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हैं, लाइक यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करती है, ठीक है, ये वाले रीजन पे जो है वो ट्राइबल इंसर्जेंटी एक्टिविटी, और मणिपुर आजकल न्यूज़ में चल रहा है। मेघालय को हम बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द, यहाँ पे मानसून सबसे ज़्यादा होती है। इवन असम और मेघालय दोनों ने जो है वो कॉपरेट किया है टू एड्रेस द माइनिंग इशूज़, इसको भी हम जो है वो एज एग्जाम्पल मेंस में ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है वो न्यूज़पेपर से जो हमें कंटेंट मिलता है हम उसको ऐड कर सकते हैं इन आर आंसर। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली अगर इसको होस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट से बाहर जो है वो फेस्टिवल जा रहा है, तो इससे जो है वो क्या होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चरल इवेंट है वो दिल्ली के जो लोग हैं वो भी देख पाएंगे। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एनवायरमेंट से लिंक करता है, और यमुना रिवर के बारे में है कि यमुना जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, और इसलिए हाई कोर्ट ने जो है वो काफ़ी जो है वो कंसर्न जो है वो रेज़ किया है यहाँ पे। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ से लिंक करता है वो वैक्यूल जो आपका व्हीकुलर पोल्यूशन के रिगार्डिंग है, ये व्हीकुलर एमिशन के रिगार्डिंग है, जिसमें ये कहा गया है कि ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, टॉप कंट्रीब्यूटर टू द एयर पोल्यूशन। यानी कि दिल्ली एयर पोल्यूशन में सिर्फ स्टबल बर्निंग ही एक अकेला फैक्टर नहीं है, जो व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल से जो एमिशंस रिलीज हो रहे हैं वो भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यमुना रिवर के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला की पॉइंट जो हमें यमुना रिवर के बारे में याद रखना है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर ऑरिजिनेट होते रहे यमुनोत्री ग्लेशियर से। टोटल अगर उस टाइम की अगर हम यमुनोत्री की अगर हम हाइट बात करें ग्लेशियर की तो वो है 4,421 मीटर। कई बार हाइट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एल्टीट्यूड बेस्ड, तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और हरियाणा, उसके बाद ये मिल जाती है गंगा को, और गंगा को जहाँ पर मिलती है वो है प्रयागराज, जहाँ पर जो है वो कुंभ महाकुंभ जो है वो हर 12 साल बाद लगता है, इंपॉर्टेंट, और इसको जो है वो प्रयागराज या इलाहाबाद भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो चंबल,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। देन उसके बाद चंबल की अगर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो बानस, ठीक है, काली सिंध और परबधी, ये जो है वो ट्रिब्यूटरी चंबल की है। सिंध जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और बेतवा भी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। याद रखना, काली सिंध जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है और केन भी जो है वो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और सोन जो है एक रिवर है सोन, केन सोन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सोन जो रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये याद रखना। और टोटल लेंथ की अगर हम बात करें यमुना रिवर की तो वो है 1300 किलोमीटर, अबव 1300 किलोमीटर हम इसको बोल सकते हैं। अदर ट्रिब्यूटरीज जो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टोन, गिरी और हिंदौन, ये तीन इंपॉर्टेंट अदर ट्रिब्यूटरीज है जो यमुना को ज्वाइन करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन गेट नॉट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली परमिशन करी है इसमें, और ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी फॉर हायर एजुकेशन। अब यहाँ पर जो मेन टारगेट, सबसे पहला फैक्ट ही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, जो उन स्टूडेंट्स को जो ब्रिलियंट है पढ़ाई में। ये जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन है। ये हम एजुकेशन पॉलिसी के साथ लिख सकते हैं कि अगर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए लिखने के आता है तो हम बता सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि इसके साथ बहुत सारी स्कीम्स जुड़ी हुई है। उसके बाद मेन एम, जो मेन फोकस है यहाँ पर वो है कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड करना स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे। और अगर ये स्कीम को जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो देन उसके बाद ये माना जा रहा है कि ओवर 22 lakhs जो है वो स्टूडेंट जो है वो एनुअली जो है वो स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं गवर्नमेंट का इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन टू ऑल, या फिर हम जो वनरेबल सेक्शन है उनके रिगार्डिंग भी इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेंगलुरु's फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बी इनाग्रेटेड टुडे, यानी कि उस टाइम इनाग्रेट की गई है ये। तो इसको इनाग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कहीं ना कहीं ये क्लॉक जो है वो लिंक करती है पॉपुलेशन के साथ। अब ये जो पॉपुलेशन जो आपकी ये जो क्लॉक है ये पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो है वो रियल अपडेट्स बताएगी, ठीक है, यानी कि प्रोवाइड्स रियल टाइम पॉपुलेशन अपडेट्स प्रोवाइड करेगी। और ये साथ में मेंटेन, अगर हम बात करें इसको मेंटेन किया जा रहा है सैटेलाइट कनेक्शंस के थ्रू, जो इंश्योर कर रहे हैं एक्यूरेट रियल टाइम डाटा अपडेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट और यहाँ पर जो हमें याद रखना है कि इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हेल्थ एंड इकोनॉमिक चेंज, यानी कि ISEC, जिसका रोल जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है, इसको बनाया गया है 1972 में। तो ये प्रीलिम्स के लिए जो है वो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है वो एक्यूरेट डाटा मिलेगा यहाँ से। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, और ये जो टॉपिक है ये लिंक करता है इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, यानी कि इंडिया पाकिस्तान एंड मॉडिफाइंग द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी मेंशन्ड है, द हिंदू की न्यूज़ है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला ये हमें याद रखना है कि पानी का यूज़, जो इंडस रिवर सिस्टम है, उसका जो पानी है वो किस तरह से यूज़ होगा दोनों कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। लाइक पाकिस्तान कौन सी रिवर्स पर कंट्रोल करेगा और इंडिया के पास कौन सी रिवर्स रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर जो है वो सतलुज, रावी, ब्यास जो है वो इस पर जो है वो भारत का पूरा कंट्रोल रहेगा। और इंडस, झेलम और चनाब पर जो है वो पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। और ये जो पूरे की पूरी ट्रीटी है इसको मेडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने, 1960 में ट्रीटी साइन हुई थी। इसके रिगार्डिंग एक कमीशन बनाने की बात, इसके रिगार्डिंग एक कमीशन बना हुआ है जो कि एनुअली मिलता है, यानी कि एनुअली जो है वो मीटिंग होती है, परमानेंट इंडस कमीशन। चैलेंजेस पता क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ये है कि जैसे आपका किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भारत ने शुरू किया, तो पाकिस्तान ने इस पर ऑब्जेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, तो इससे क्या है कि अब वो ट्रिब्यूटरी है एक, और उस ट्रिब्यूटरी की जो पानी वो मेन रिवर में लेकर जा रही है, तो पानी का बहाव जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर क्लेम करता है। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एडिटोरियल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा डाटा या कंटेंट जो है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं लिंक करता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर में प्रॉपर्ली, यानी कि एग्रीकल्चरल क्राइसिस को टैकल करने के लिए किस तरह से हेल्प कर सकता है, हम इसको बता सकते हैं। अभी क्या है कि सबसे पहले तो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि कॉरपोरेट जो इस कंसेप्ट में आता है कि कॉरपोरेट का रोल इन सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ठीक है, एक तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, सोसाइटी, अगर हम बात करें सोशल एम्पावरमेंट हो गया, तो इन सभी में जो है वो रोल प्ले करना, ठीक है, जिससे जो है वो एक पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी में आए। तो इसको कहते हैं
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर ये रोल प्ले करता है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि 2013 में भारत जो है वो पहला, यानी कि डिकेड एगो, इसको डिकेड एगो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डिकेड एगो इंडिया जो है वो पहली कंट्री बना था वर्ल्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं, और इसको हम जहाँ पर हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को बता रहे हैं ना, वहाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं। डिकेड एगो इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू लीगली मैंडेट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर एक सेक्शन था, ठीक है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो डील करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ विद रिस्पेक्ट टू द CSR, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेकंड उसके बाद ये कंसेप्ट आता है कि इनके रिगार्डिंग यहाँ पर बता रखा है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों जो है वो एग्रीकल्चर को लिंक कर रहे हैं CSR के साथ। तो वो ये कि अराउंड 2014 से लेकर 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली ये डाटा मेंशन किया गया है, ₹1.8 लाख करोड़ जो है वो डिसबर्स हुए हैं सोशल वेलफेयर के लिए थ्रू कॉरपोरेट सेक्टर। अब किस तरह से रोल प्ले कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्ट हमें याद रखना है। अब एग्रीकल्चर के ऊपर चलते हैं। भारत की 47% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है भारत की एग्रीकल्चर के ऊपर, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि इंडिया का जो लेबर फोर्स है, ठीक है, वो 25% हायर है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल जो लेबर फोर्स है भारत का वो 25% हायर है ग्लोबल लेवल पर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। देन उसका GDP शेयर अगर हम बात करें तो 16 पॉइंट है यहाँ पर ये, ठीक है, इसको याद रखना कि 16.73% जो है वो शेयर है GDP में एग्रीकल्चरल सेक्टर का, नेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं। देन उसका चैलेंजेस भी है कि भारत ऐसा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो है वो CSR को जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। तो देखो, एक तो इन्फ्लेशन का चैलेंज चल रखा है, ठीक है, जिसमें हम जो बात करते हैं एक तरह से हमारी जो क्रॉप्स हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल कि शॉर्ट टर्म में लाइक ऑनियन के प्याज बढ़े, ऑनियन यानी कि ऑनियन के प्राइजेस बढ़े थे, ठीक है, प्याज के प्राइजेस बढ़े थे, टमाटर भी जो है वो प्राइजेस बढ़ते हैं। जो आपके डेली नीड्स वाले जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनके प्राइजेस जो है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये जो है वो हेल्प कर सकते हैं। लाइक CSR जो है वो एक प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो एक सोल्यूशन रहेगा। चैलेंजेस में दूसरा क्लाइमेट चेंज का फैक्टर आता है। स्टैग्नेशन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली और एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी स्पेशली। सीजनल फैक्टर आता है कि सीजन, लाइक जैसे कि इस बार जो वो सूखे वाले टाइम चल रखा है, एरिड कंडीशंस बन रखी है, बारिश नहीं हो रही है, तो वो एक कंसर्न है। सोशल क्राइसिस, ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइसिस है, जो चैलेंजेस जो अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है। अब रोल कैसा रहेगा, तो सबसे पहला एनवायरमेंटल फैक्टर है कि एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जिस तरह से जो है वो CSR प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स वो लॉन्च करते हैं, तो इससे जो है वो क्या होगा, ये सिंपल सा कंसेप्ट आता है यहाँ पर कि वन जो है वो वर्षा लाने में हेल्प करते हैं। तो सिमिलर है कि बारिश होगी तो एग्रीकल्चर को भी प्रॉफिट होगा। एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी की रोल प्ले करता है। साइंटिफिक अगेरियन एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस जो है वो ये भी कहना है कि आपका जो है वो एजुकेशन के साथ लिंक करता है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। फंडिंग के कंसर्न को जो है वो हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल एक स्टबल बर्निंग केस, यहाँ पर हम स्टबल बर्निंग जो है वो उसको साथ में लिख सकते हैं कि CSR जो है वो एक तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टबल बर्निंग को एड्रेस करने के लिए हेल्प कर सकता है, फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है फार्मर्स को, तो उससे भी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगी। साथ में रिसोर्सेज मैनेजमेंट और उनका सस्टेनेबल यूज़, इसमें भी जो है वो आपका जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर रोल प्ले कर सकता है। अदर इनिशिएटिव्स लाइक, और इनके जो कुछ इनिशिएटिव्स है लाइक जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोशन के लिए और इराडिकेशन हंगर या हिडन हंगर, इनको एड्रेस करने के लिए भी जो है वो CSR जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वो सभी जो है वो एग्रीकल्चर के साथ बिलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें राइस फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल लिखते हैं, अब राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि विटामिन रिच राइस ग्रो किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा और कॉर्पोरेट का रोल भी उसमें इंक्रीज होता है। कंसर्न जो छोटा सा रहता है वो एक तो क्लैरिटी के लिए रहता है कि किस तरह से होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और फंडिंग जो है वो एक चैलेंज रहता है कि फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो इसमें प्रॉपर सपोर्ट रहना चाहिए और हमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक काफ़ी, कि रूल्स कैन नॉट चेंज मिड वे ऑफ द पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। पब्लिक सर्विसेज जब आप रिक्रूट कर रहे हो कोई भी, तो उस केस में जो है वो आप रूल्स को जो है वो मिड में नहीं, मिड वे में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
तो हम इसको जो है वो मेंशन कर सकते हैं एक तरह से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वालिटी एंड इक्वलिटी इन द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू द कम्पिटेटिव एग्जाम्स। अब यहाँ पर जो है वो कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो लिंक करते हैं, तो सबसे पहला तो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19। सेकंड जो आता है वो आता है बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर से लिंक करता है। पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स से जो अचीव हो रहा है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। बिकॉज अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कि राइट टू रिलीजन है, अब राइट टू रिलीजन इज नॉट अ फंड बेसिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन जो उससे अचीव हो रहा है सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसका सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पर क्या आर्टिकल 124 डील विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यूपीएससी का आर्टिकल भी हम यहाँ पर साथ में पढ़ सकते हैं, दैट इज आर्टिकल 3152 323, यानी कि 315 से लेकर 323, और इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, और ये पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कई बार से पार्ट 14 पार्ट 15 से भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ 35% जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ पर याद रखना स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज की बात की जा रही है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, प्लस टेलीग्राम चैनल पर जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड आंसर भी जो है वो हम जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।